हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशि एडू पॉइंट में। हम लोग भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। उसमें जो है कि हिमालय का वर्गीकरण देखे थे। हिमालय का वर्गीकरण अब समाप्त हो गया है। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज जो है कि हम लोग देखेंगे मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, घाट और द्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मरुस्थल से। मरुस्थल, मरुस्थल किसे कहते हैं? देखिएगा, ये दो शब्दों से मिलकर बने। मरु धन स्थल। स्थल का मतलब होता है क्षेत्र कह लें या स्थान कह लें, ठीक है। और मरु का मतलब होता है मरा हुआ। इससे क्या आशय निकलता है कि वह क्षेत्र जो मर गया हो, वह क्षेत्र जो मर गया हो उसको हम लोग मरुस्थल कहेंगे। तो मर कैसे गया है इसको क्या, जैसे कि यहाँ पे समझते हैं, जैसे कोई क्षेत्र है उसकी उत्पादकता उत्पादकता समाप्त हो गई हो। जब उत्पादकता समाप्त हो गई हो तो उस भूमि को हम क्या कहेंगे? मरी हुई भूमि, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ उगेगी ही नहीं। उसमें कृषि कार्य जो है, मतलब कोई भी अच्छी फसल नहीं उग पाएगी उसमें, इसलिए उसको मरा हुआ हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो उत्पादकता समाप्त हो गई। तो उत्पादकता समाप्त होने का कारण क्या था? तो उत्पादकता समाप्त होने का कारण जो था, वर्षा नहीं होना। वर्षा नहीं होगी इस क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र की उत्पादकता समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ की मिट्टी जो होगी कैसी होगी? कणों के रूप में, महीन महीन कणों के रूप में यहाँ की मिट्टी होगी। इसको एक शब्दों में हम लोग रेत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब रेतीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाएगी, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं मरुस्थल के प्रकार। इधर लिखता हूँ हम। प्रकार में दो प्रकार की आपकी मरुस्थल होती हैं। एक होता है शीत मरुस्थल मरुस्थल, और दूसरा जो होता है आपका उष्ण मरुस्थल, ठीक है। ऐसा देखिए, कहने का मतलब ये है कि रेत मतलब मरुस्थल जो होगा वो हमेशा जो है कि मरुस्थल कैसा भी हो सकता है, उत्पादक मरुस्थल भी हो सकता है। वो क्षेत्र पे डिपेंड करेगा कि उस क्षेत्र में बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। जिस क्षेत्र में बारिश नहीं होगी वहाँ उत्पादकता उस भूमि की समाप्त हो जाएगी, तो वहाँ पे फसल नहीं उगाए जा सकते, ठीक है। तो आइए, शीत मरुस्थल में भारत में एक राज्य है आपका लद्दाख, जिसका राजधानी क्या है? लेह है, ठीक है। ये केंद्र शासित राज्य है। ये भारत का शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल का मतलब ठंडा प्रदेश, ठीक है, जहाँ पे बर्फ वगैरह ज़्यादा मात्रा में रहेंगे। यहाँ बर्फ के कण होंगे, मतलब बड़े बड़े या छोटे छोटे बर्फ ही बर्फ होंगे, ठीक है। तो उष्ण मरुस्थल में आइए देखते हैं। उष्ण मरुस्थल में क्या आता है आपका? आएगा कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ पड़ेगा आपका? गुजरात में। कच्छ का रण जो है आपका गुजरात में पड़ेगा, ठीक है। तो कच्छ का रण जो है गुजरात में पड़ेगा। ये उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। और एक मरुस्थल और आएगा आपका थार का मरुस्थल, ठीक है। तो थार का मरुस्थल का विस्तार देखिए, पाकिस्तान से लेके भारत की तरफ है। तो हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, हम तो भारत पढ़ रहे हैं, तो भारत के हिसाब से ही जानेंगे। तो भारत में आइए देखते हैं किस किस क्षेत्रों में है। तो जिस क्षेत्र में है उसका नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, और पंजाब, और उसके बाद लिख रहा हूँ हरियाणा, ठीक है। इतने क्षेत्रों में आपका थार का मरुस्थल पाया जाएगा। इतने क्षेत्रों में कुछ भाग जो है, कुछ क्षेत्र जो है कि पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मरुस्थल हम लोग कवर कर लिए।
बस इतना ही, अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं इसमें होता है रजिस्टर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तटीय भारत के तटीय क्षेत्र या मैदान देखते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। मैं लिखता हूँ भारत के तटीय क्षेत्र, ठीक है। आइए बनाता हूँ डायग्राम एक। ठीक है, ये आपका हो जाएगा गुजरात, ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गोवा, ये आपका हो जाएगा कर्नाटक, ये आपका हो जाएगा केरल, ठीक है। यहाँ तो हो गया। इधर आइए, यहाँ से लेके इधर तमिलनाडु, ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ये आपका हो जाएगा उड़ीसा, इधर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो आइए देखते हैं, गुजरात से लेके गोवा तक के तट को हम लोग कहते हैं कोंकण तट, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र को हम लोग एक नाम देते हैं कोंकण तट, ठीक है। अब गोवा से लेके कर्नाटक, कर्नाटक के मंगलुरु तक, गोवा से लेके कर्नाटक के मंगलुरु तट को हम लोग क्या कहते हैं, नाम देते हैं कन्नड़ तट, ठीक है, कन्नड़ तट। अब देखिए, कर्नाटक से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक एक तट है, उसका नाम क्या होगा, मालाबार तट नाम दिया जाएगा, ठीक है। अब आइए इधर देखें, अब देखिए, एक मिनट, अब आइए देखते हैं, यहाँ कन्याकुमारी से लेके आंध्र प्रदेश तक के तट को हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश से लेके पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उत्कल तट, ठीक है, उत्कल तट, उत्कल तट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आपकी दो नदियाँ निकलती हैं ऐसे, इसको भी समझ लीजिएगा। एक नदी ऐसे आएगी, आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाएगी, इसका नाम होगा गोदावरी, ठीक है। एक नदी ऐसे आएगी यहाँ, इधर तमिलनाडु के क्षेत्र में, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु के क्षेत्र में डेल्टा बनाएगी, उसका नाम है कृष्णा। और एक नदी ऐसे आती है यहाँ उड़ीसा, उड़ीसा के क्षेत्र में जो है डेल्टा बनाएगी, इसका नाम है महानदी, ठीक है। तो अब देखिए, महानदी से लेके गोदावरी तक के क्षेत्र, महानदी डेल्टा के क्षेत्र और गोदावरी क्षेत्र के डेल्टा के क्षेत्र बीच के क्षेत्र को हम लोग एक नाम देते हैं, जो नाम देते हैं वो नाम है उत्तरी सरकार तट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, गोदावरी और कृष्णा तमिलनाडु तक है, तो गोदावरी और कृष्णा के बीच के क्षेत्र को हम लोग जो नाम देंगे वो नाम देंगे हम लोग गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट, ठीक है। देख लीजिएगा, इसमें लगभग सभी तट आ गए। अब इसको हम एक व्यवस्थित क्रम में लगा के आप लोगों को दिखा देते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। तो आइए देखते हैं, इधर देखिएगा,
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इन तीनों के क्षेत्र को हम लोग एक नाम देते हैं कोंकण तट। ठीक है, अब आइए, गोवा प्लस कर्नाटक में कहाँ तक, मंगलुरु तक के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं कन्नड़ तट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इधर, मंगलुरु प्लस मंगलुरु से लेके केरल, तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, मालाबार तट। ये आप लोगों को समझने के लिए आसानी हो इसलिए इसको ऐसा डायग्राम में दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, कन्याकुमारी से लेके आंध्र प्रदेश तक के क्षेत्र को हम लोग कोरोमंडल तट नाम देंगे। ठीक है, अब देखिएगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा प्लस WB मतलब वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र को हम लोग उत्कल तट नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ नीचे देख लीजिए, लास्ट जो होगा इसके महानदी क्षेत्र का डेल्टा प्लस गोदावरी नदी का डेल्टा, इसको हम लोग एक नाम देते हैं उत्तरी सरकार तट। महानदी उड़ीसा में है आपकी, महानदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है और गोदावरी नदी जो है आपका आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है। ठीक है, इधर एक देख लेते हैं, गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, ये जो डेल्टा बनाती है जो क्षेत्र, उसके क्षेत्र को हम लोग क्या देते हैं, उसके क्षेत्र को हम लोग कहते हैं गोलकुंडा तट। ठीक है, यहाँ तक हो गया, देख लीजिएगा आप लोग। बस भारत के तटीय क्षेत्र में यहीं तक जो कुछ था वो हमने बता दिया आपको। अब इससे आगे बढ़ते हैं, आइए घाट से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ घाट। ठीक है, तो अब देखिए एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, ये पूर्वी घाट होगा और ये वाला भाग हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, ये देखिएगा, यहाँ पे एक नदी है, ये एक नदी है, इस नदी का नाम है आपका नर्मदा। ताप्ती से लेके ये देखिएगा कन्याकुमारी तक वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, अब ये पश्चिमी घाट है, ये देखिए पहाड़ियाँ हैं, ये सब की सब पहाड़ियाँ हैं, पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ एकदम सीधे एक सीध में हैं, कहीं कटी उटी नहीं है। ठीक है, तो आइए यहीं पे हम लोग आप 3 पहाड़ी देख ले रहे हैं। एक यहाँ पे महाबलेश्वर, ये हो जाएगा कलसूबाई और ये हो जाएगा सलहर। ठीक है, यहाँ पे आपका गोवा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ गोवा। ठीक है,
गोवा के नीचे आपका यहाँ पे कर्नाटक में एक पहाड़ी हमें देखना है, क्या नाम है इसका, बद्रे मुख। ठीक है, तो ये जो तीनों पहाड़ियाँ हैं ये आपके महाराष्ट्र क्षेत्र की हैं। तो पश्चिमी घाट की जो है कि सबसे ऊंची चोटी जो होगी, सर्वोच्च ऊंची, देखिए सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, महाराष्ट्र में कलसुबाई चोटी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आपका एक पर्वत है नीलगिरी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है अन्ना मलाई, यहाँ पे आपका है कार्डमम। ठीक है, ये तीन पहाड़ी यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी घाट को हम लोग एक नाम और से जानते हैं, उस नाम को जान लीजिए, सहयाद्री। ठीक है, इसको सहयाद्री नाम से भी जानते हैं। अब देखिएगा, ये गोवा है, गोवा से ऊपर उत्तरी उत्तरी सहयाद्री, और गोवा से नीचे वाले क्षेत्र को हम लोग दक्षिणी सहयाद्री नाम देंगे। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो गया। ये तीनों जो हैं पर्वत हैं। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, पूर्वी घाट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब आइए देखते हैं पूर्वी घाट के बारे में हमको देखना है। ठीक है, ये जो यहाँ से ताप्ती नदी गई थी, यहाँ से ये आपका आ गया था पश्चिमी घाट। देखिए ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट में यहाँ आपका है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में एक, यहाँ पे हमें एक चोटी है महेंद्र गिरी चोटी। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है ये। ठीक है, उड़ीसा में जो है महेंद्रगिरी चोटी जो है, महेंद्रगिरी जो चोटी है ना, वो सर्वोच्च चोटी है। किस पहाड़ी पे है आपके, जिस पहाड़ी पे है उसका नाम है देवा मुंडी पहाड़ी। ठीक है, देवा मुंडी पहाड़ी। अब आइए यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में देखिएगा, एक है आपका नल्ला मलाई, फिर एक आपका है दूसरा जो है बेलीकोंडा, और एक आपका है पालकोंडा। ठीक है, ये तीनों जो है कि आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए ये बीच बीच में गैप किस लिए है, ये देखिए पश्चिमी घाट से जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं ना, इतनी इसमें वेग रहता है ना, वेग के कारण जो है कि ये कटाव कर देती हैं पहाड़ियों का। देखिए इनके बीच खाली स्थान है ना, ये वो खाली स्थान है, ये जो कटाव के कारण ही है। ठीक है, अब आइए नीचे थोड़ा सा आते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं एक पर्वत है जवाड़ी पर्वत। उसके बाद यहाँ आपका शेषराम पर्वत, और फिर यहाँ पे जो है कि आपका कार्डमम है ही। ठीक है, कार्डमम है ही। ये तीनों जो है कि तमिलनाडु में है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा, गोदावरी
कृष्णा। अब देखिएगा, ये गोदावरी नदी आती है यहाँ पे, अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये नदी आएगी यहाँ पे कृष्णा, ठीक है। और एक तो यहाँ से नदी आएगी, इसका नाम क्या होगा, यहाँ डेल्टा बनाएगी कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, ठीक है। गोदावरी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र बॉर्डर पे बनाएगी। और ये देखिए, आंध्र प्रदेश में, ये तमिलनाडु में ही बनाएगा, ये भी तमिलनाडु में। पहाड़ियाँ कौन कौन सी रहेगी, कार्डमम और शेषराम। यहाँ जाबड़ी पहाड़ी और यहाँ शेषराम पर्वत, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए, ये देखिए, ये पश्चिमी है और ऐसे ऐसे करके ये पूर्वी आ रहा है, लगभग यहाँ आगे कहीं मिल रहा है। जहाँ मिल रहा है वो वहाँ पे एक पर्वत है, नीलगिरी पर्वत। ये जो मिलता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ मिल गया उसको जोड़ कहेंगे, गांठ कहेंगे, ठीक है। इधर वाले क्षेत्र को, इसको हम पूरा कर देते हैं, भर देते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका पूर्वी घाट, और इधर वाला भाग पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म हो गया। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से लगभग सब कुछ। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है महेंद्रगिरी चोटी है, और पश्चिमी घाट की महाराष्ट्र की कलसुबाई चोटी है, ठीक है। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब आइए देखते हैं भारत के द्वीप, ठीक है। कुछ प्रमुख द्वीपों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। ये देखिएगा, आपका यहाँ पे है गुजरात, ठीक है। यहाँ इधर महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में हमें 3 द्वीप देखना है, ठीक है। एक द्वीप का नाम है खादिया वेट, ठीक है। एक का नाम है सालसेट। ये सभी द्वीप हैं, ठीक है। और एक का नाम महाराष्ट्र में एक, और क्या नाम है वो, एलिफेंटा गुफा है ना, उसी के नाम पे याद कर लीजिएगा, एलिफेंटा द्वीप, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपका गुजरात में एक द्वीप है जिसका नाम है साधु बेट द्वीप, और एक इधर द्वीप है उसका नाम है आलिया बेट द्वीप, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। गुजरात में आपके 2 द्वीप हैं, साधु बेट और आलिया बेट। और महाराष्ट्र में आपको 3 द्वीप देखने हैं, खादिया बेट, सालसेट द्वीप और एलिफेंटा द्वीप। तो सालसेट द्वीप जो है इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सालसेट द्वीप पे ही आपका जो है कि मुंबई शहर स्थित है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे अब देखते हैं, इसको मिटाते हैं हम। ये खादिया, सालसेट, एलिफेंटा द्वीप, ठीक है। उधर आलिया बेट और वो द्वीप। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। ये वाला भाग जो है भारत का, ये वाला अरब सागर के अब द्वीप देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, लक्षद्वीप। तो आइए देखते हैं, लक्षद्वीप में है लगभग
कुल 36 द्वीप हैं। ठीक है, 36 द्वीप का हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसको तो ये जो है लक्षद्वीप, यहाँ पे लिखते हैं लक्षद्वीप को हम लोग क्या कहते हैं, मूंगा द्वीप या प्रवाल, मूंगा द्वीप या प्रवाल द्वीप के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित राज्य है, इसकी राजधानी जो है आपकी कवरत्ती है। ठीक है, अब आइए एक द्वीप हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है अमीनी द्वीपी द्वीप। ये देखिए लक्षद्वीप में है आपके अमीनी द्वीपी द्वीप। अमीनी द्वीपी जो द्वीप है वो लक्षद्वीप की, मतलब अरब सागर की, लक्षद्वीप की ही कह लीजिए, लक्षद्वीप की सबसे बड़ी द्वीप समूह है। ठीक है, यहाँ अमीनी द्वीप देख लें, उसके नीचे हम लोग एक द्वीप देखते हैं जिसका नाम होगा आंद्रतो द्वीप। ठीक है, आंद्रतो द्वीप ये जो है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप होगा, सबसे बड़ा द्वीप है। आंद्रतो द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद एक द्वीप हम और देखते हैं जिसका नाम है कवरत्ती द्वीप। ठीक है, कवरत्ती द्वीप। ठीक है, कवरत्ती द्वीप हो गया यहाँ पे। अब कवरत्ती द्वीप के बाद यहाँ पे एक द्वीप है आपका मिनी निकाय। एक मिनट रुक जाइए, इसको सही से लिखते हैं। मिनी निकाय द्वीप। कवरत्ती द्वीप से मिनी निकाय द्वीप किस प्रकार अलग होता है, तो 9 डिग्री चैनल से। 9 डिग्री जो चैनल है वो कवरत्ती और मिनी द्वीप को अलग कर देता है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे ही एक आपका और चैनल है 8 डिग्री चैनल, जो एक भारत के छोटे पड़ोसी देश मालद्वीप को भारत से अलग कर देता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो चलिए अब लोग हम इधर बढ़ते हैं पूर्वी दिशा में। ठीक है, पश्चिम की तरफ अरब सागर की तरफ देख लिया, बंगाल सागर की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, अरे बंगाल की खाड़ी की तरफ हम लोग चलते हैं, कहने का मतलब ये। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये वाली श्रृंखला पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पे आपको देखिए, इधर से जब नदियाँ प्रवाहित होकर आती हैं बंगाल की खाड़ी में, जब गिरती हैं ना इधर से, तो अपने साथ ही अवसाद लाती हैं। अवसादों का जब ये निक्षेपण करती हैं, उसी से यहाँ पे एक द्वीप का निर्माण हुआ, जिस द्वीप का नाम है गंगा सागर द्वीप। ठीक है, एक द्वीप आपका हो गया गंगा सागर, और एक द्वीप यहीं पे और याद रखना है, न्यू मूरे द्वीप। ये जो द्वीप है वो विवादित है, भारत बांग्लादेश के मध्य। ठीक है, ये जो द्वीप है वो विवादित द्वीप है। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल के बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। अब इस द्वीप का नाम जो है कि बदल के कलाम द्वीप कर दिया गया है। बात याद रखिएगा, इस पर नाम को कलाम द्वीप। क्वेश्चन बना सकता है कि कलाम द्वीप किस द्वीप का नाम रखा गया है। ठीक है, तो कलाम द्वीप। तो अब ये जो कलाम द्वीप है, यहीं से हमारा क्या होता है, मिसाइल
परीक्षण, ठीक है, यहाँ से मिसाइल परीक्षण होता है। अब आइए आंध्र प्रदेश में आ गए हम लोग। आंध्र प्रदेश में एक है आपका श्रीहरिकोटा। यहाँ से क्या होता है, ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ना, यहाँ से हमारा जो है कि उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है, मतलब सैटेलाइट जो लॉन्च किया जाता है वो हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप से ही लॉन्च किया जाता है, ठीक है। अब आइए इसके बाद अब देखते हैं इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी अंडमान, ठीक है, ये हो जाएगा मध्य अंडमान, उत्तरी मध्य, और उसके बाद हो जाएगा दक्षिणी के बाद हो जाएगा लघु के बाद हो जाएगा बार कार के बाद जो हो जाएगा आपका लघु अंडमान। ये देखिए, ये जो है लघु अंडमान है, ये कार है, कार के बाद अब यहाँ पे एक आ जाएगा आपका लघु निकोबार, उसके बाद आपका ये हो जाएगा लघु निकोबार के बाद ये ग्रेट निकोबार, ठीक है। इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। ये ऊपर से इसको मिटा देते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे उत्तरी अंडमान, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आपका मध्य अंडमान, ठीक है। अंडमान अब नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ये आपका दक्षिणी हो गया, ये आपका लघु अंडमान हो गया, ठीक है, लघु अंडमान हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका हो जाएगा कार के बाद हो जाएगा लघु निकोबार, ठीक है। लघु निकोबार के बाद आपका यहाँ हो जाएगा ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म, ठीक है। अब आइए देखते हैं, ये जो ग्रेट निकोबार है, यहाँ पे आपका सबसे दक्षिणी पॉइंट है क्या, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट, या इसको एक और नाम से पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपका कार निकोबार जो है और लघु अंडमान, कार और लघु के बीच आपका 10 डिग्री चैनल है, इस बात को याद रखिएगा। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य है, जो लघु अंडमान और कार निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दक्षिणी अंडमान में हम लोग देख लेते हैं। दक्षिणी, यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार की जो है कि राजधानी है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मध्य अंडमान पे। यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप है, और यहीं पे आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये बैरन द्वीप जो है सक्रिय ज्वालामुखी का केंद्र है, सक्रिय ज्वालामुखी का केंद्र है ये, ठीक है। अब इसके बाद अब बच जा रहा है आपका यह उत्तरी अंडमान, ठीक है। उत्तरी अंडमान में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस तरह बना रहे, एक चोटी है, इसका नाम है सैडल पिक चोटी,
मतलब अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। और यहीं पे आपका है सुषुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र। यह सुषुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र है। यहाँ से लगभग जितना क्वेश्चन बनना था सब मैंने बता दिया है। ठीक है, अब आपका बच गया है दक्षिण के पठारी क्षेत्र एवं मैदान। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।